हाय हेलो एवरीवन। इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर फर्दर पब्लिक ऑफर, जो कि रेगुलेशन 102, 103, 104 के अंदर दे रखे हैं वही आईसीडीआर के। अब ये जो है ना बहुत सिमिलर है जैसे हमने पढ़ा था किसका, आईपीओ का। तो सब कुछ आपको वैसे ही जैसे रेगुलेशन 4, 5, 6 के अंदर देखने को मिला था, मोस्टली वही सेम चीज़ें यहाँ पे भी रिपीट होंगी, क्योंकि आप एक बार आईपीओ ले आए हो तो आपने बेसिक कंडीशन पूरी कर दी है। बट अब आपको कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें बता रखी हैं और ये भी वही सेम ही है जो आपको आईपीओ लाते हुए करनी होती है। तो हम देख लेते हैं एक बारी कि क्या क्या चीज़ें हैं। तो सबसे पहली चीज़ की एंटिटीज़ नॉट एलिजिबल टू मेक एफपीओ की कौन सी ऐसी एंटिटीज़ है जो कि एफपीओ नहीं लेके आ सकती। तो जैसे हमने देखा था कि कौन सी ऐसी एंटिटीज़ है जो कि आईपीओ नहीं लेके आ सकती रेगुलेशन 4 के अंदर, इसी तरीके से यहाँ पे दे रखा है कौन सी ऐसी एंटिटीज़ हैं जो कि एफपीओ नहीं लेके आ सकती रेगुलेशन 102 के अंदर। तो ये सेम ही वही जो चीज़ें आईपीओ के लिए थी वही चीज़ें यहाँ पे भी अप्लाई हो रही हैं। पहली चीज़ कि अगर इशूअर के जो प्रमोटर्स हैं या प्रमोटर ग्रुप हैं या डायरेक्टर्स हैं, अगर वो अपने मतलब जो भी सेलिंग शेयर होल्डर्स हैं यानी कि जो ऑफर फॉर सेल कर रहे हैं, अगर वो डिबार्ड हैं किस चीज़ से, एक्सेसिंग द कैपिटल मार्केट बाय सेबी, कि उनको सेबी ने डिबार कर रखा है कि वो कैपिटल मार्केट को एक्सेस नहीं कर सकते, तो उस सिचुएशन में आप क्या कर सकते हो, एफपीओ नहीं लेके आ सकते। तो वहाँ पे एफपीओ के लिए मना किया गया है, जो सेम आईपीओ के लिए भी यही कंडीशन थी। ठीक है, पहली चीज़ ये हो गई। दूसरी हो गई कि अगर कि कोई भी अगर प्रमोटर जो है या जो डायरेक्टर है, जो यानी कि अगर एनी ऑफ द प्रमोटर या जो डायरेक्टर है इशूअर का, वो प्रमोटर या डायरेक्टर है किसी और कंपनी के अंदर और उस कंपनी को सेबी ने क्या कर रखा है, डिबार कर रखा है कैपिटल मार्केट को एक्सेस करने से। सेम चीज़ थी जो हमने देखी थी आईपीओ के अंदर, सेम चीज़ एफपीओ पे भी एप्लीकेबल हो रही है कि यहाँ पे फिर ये वाले जो कंपनी है वो भी अपना एफपीओ नहीं लेके आ सकती। इसी तरीके से अगर प्रमोटर, डायरेक्टर, ये सेलिंग शेयर्स अगर इनको मना कर रखा है, डिबार कर रखा है कैपिटल मार्केट एक्सेस करने से, तो फिर इशूअर जो है वो अपना एफपीओ नहीं लेके आ सकता। इसी तरीके से अगर इशूअर या एनी ऑफ इट्स प्रमोटर डायरेक्टर इज अ विलफुल डिफॉल्टर, तो उस सिचुएशन में भी नहीं लेके आ सकते। सिंपल सी बात है, ये आईपीओ में भी थी। और चौथी बात आती है कि अगर एनी ऑफ इट्स प्रमोटर डायरेक्टर ऑफ द इशूअर इज अ फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर, की भगोड़ा है वो, इंडिया छोड़ के भाग गया इस तरीके का इकोनॉमिक ऑफेंस करके, तो उस सिचुएशन में भी आप एफपीओ नहीं लेके आ सकते। तो ये चार चीज़ें जहाँ पे एफपीओ लाना अलाउड नहीं है, एंटिटीज नॉट एलिजिबल टू मेक एफपीओ रेगुलेशन 102 के अंदर। और फिर उसके आगे एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट फॉर एफपीओ तो सेम है जो आईपीओ के लिए थी, और जो उसकी आखिरी कंडीशन थी वही आपको पूरी करनी है कि अगर जो इशूअर है जो एफपीओ लेके आ रहा है, अगर उसने अपना नाम चेंज किया है, तो लास्ट 1 ईयर के अंदर, अगर उसने अपना नाम चेंज किया है तो लास्ट 1 ईयर के अंदर एटलीस्ट 50% जो उसकी रिवेन्यू है प्रिसीडिंग 1 फुल ईयर की, वो उस न्यू नेम से आनी चाहिए। तो जो लास्ट 1 ईयर है उसके अंदर जो 50% एटलीस्ट रिवेन्यू है वो उस न्यू नेम से आनी चाहिए। अगर आपने नेम चेंज किया है तभी आप एफपीओ लेके आ सकते हैं। अगर मान लो वो इस कंडीशन को पूरा नहीं कर पाता, सेटिस्फाई नहीं कर पाता, तो उस सिचुएशन में वो एफपीओ लेके तो आ सकता है, लेकिन वो बुक बिल्डिंग प्रोसेस के थ्रू लेके आ सकता है। और उस सिचुएशन के अंदर जो इशूअर है वो अंडरटेक करेगा कि 75% जो एटलीस्ट एफपीओ के शेयर्स होंगे वो कौन लेगा, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर लेगा। ये आईपीओ के अंदर भी होता था, सेम चीज़ इसने क्या की, एफपीओ में भी डाल दी। और जनरल कंडीशंस है कुछ, जो जनरल कंडीशंस आईपीओ में भी होती थी। क्या क्या जनरल कंडीशंस है, देखो सबसे पहली बात, ज़्यादा ही बड़ा हो गया। An application made for listing of specified security to one or more of the recognized stock exchange and choose one of the exchange as the designated stock exchange। तो आपने क्या करना है, एप्लीकेशन लगानी है स्पेसिफाइड सिक्योरिटी, जो भी आप लिस्टिंग करा रहे हो स्पेसिफाइड सिक्योरिटी की, एक या एक से ज़्यादा रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर, और एक स्टॉक एक्सचेंज को आपको डेजिग्नेटेड स्टॉक एक्सचेंज के तौर पर चूज करना होगा। पहली चीज़ आपको ये करनी है कि भाई आपको स्टॉक एक्सचेंज के बिना आप कैसे करोगे। दूसरी चीज़, एन एग्रीमेंट इज एंटर्ड विद डिपॉजिटरी फॉर डीमेटरलाइजेशन। जो डिपॉजिटरी है उसके साथ आप एग्रीमेंट कर लोगे कि आप जो भी शेयर्स हैं जो पहले से मेटरलाइज फॉर्म के अंदर हैं, सिक्योरिटी जो कि पहले से ही ऑलरेडी इशूड और प्रपोज टू बी इशूड है, वो अगर मटेरियल फॉर्म के अंदर है तो उसको डीमेटरलाइज कर लिया जाएगा। तो उसके अंदर आप एक एग्रीमेंट के अंदर डिपॉजिटरी के साथ एंटर कर जाओगे। तो आपने स्टॉक एक्सचेंज ले लिया, डिपॉजिटरी ले लिया। फिर उसके बाद ऑल द स्पेसिफाइड सिक्योरिटी हेल्ड बाय द प्रमोटर्स आर डीमेटरलाइज फ्रॉम प्रायर टू फाइलिंग ऑफ द ऑफर डॉक्यूमेंट। अब ये इंश्योर करना है कि जो भी जितनी भी सिक्योरिटी है, स्पेसिफाइड सिक्योरिटी जो कि प्रोमोटर्स के पास हैं, तो जब भी आप अपना ऑफर डॉक्यूमेंट फाइल कर रहे हो, यानी कि आप अपना प्रोस्पेक्टस फाइल कर रहे हो, उससे पहले पहले वो डीमेटरलाइज फॉर्म के अंदर होने चाहिए, कोई भी मेटरलाइज फॉर्म के अंदर नहीं होने चाहिए। चौथी चीज, ऑल द एग्जिस्टिंग पार्टली पेड अप इक्विटी शेयर हैव ईदर बीन फुली पेड और हैव बीन फॉरफिटेड। या तो आपने उसको फुली पेड कर लिया या फिर आपने क्या किया, उसको फॉरफिट कर लिया कि भाई वापस पूरा आपने उसको फॉरफिट ही कर लिया। इन द अदर वर्ड्स, इफ द कंपनी हैज पार्टली पेड अप इक्विटी शेयर दे शैल नॉट बी परमिटेड टू मेक अ पब्लिक इशू। तो अगर आपके पार्टली पेड अप शेयर्स हैं तो उस सिचुएशन के अंदर आप इशू नहीं कर सकते। ये चीज़ वहाँ पे भी होती थी
ये चीज़ यहाँ पे भी हो रही है। तो आपको फुली पेड अप शेयर्स रखने हैं तभी आप कर सकते हो, या तो आप उसको फुली पेड कर लो, या फिर अगर पार्टली पेड है तो उसको आप फॉरफिट कर लो। उस सिचुएशन में भी आप कर सकते हो, कुछ बचेगा ही नहीं मार्केट में कि भाई ना ही वो फुली पेड है ना ही वो पार्टली पेड है, वो खत्म ही हो गया। आपने अगर 8 रुपये आ रखे थे वो पूरे जब्त कर लिया आपने तो खत्म ही हो गया वो। फिर इसके बाद अगली पांचवी सिचुएशन है, द इशुअर शुड मेक फर्म अरेंजमेंट ऑफ फाइनेंस थ्रू द वेरीफाइबल मीन्स टुवर्ड 75% ऑफ द स्टेटेड मीन्स ऑफ फाइनेंस एक्सक्लूडिंग द अमाउंट टू बी रेज थ्रू द प्रपोज पब्लिक इशू और थ्रू एग्जिस्टिंग आइडेंटिफाइबल इंटरनल एक्रूवल्स। तो यानी कि यहाँ पे इशुअर जो है उसको क्या करना पड़ेगा, फर्म अरेंजमेंट करनी पड़ेगी फाइनेंस की किसी ना किसी वेरीफाइबल मीन्स से कि हाँ भाई यहाँ से पैसा पक्का मिल जाएगा। कितना, 75% ऑफ द स्टेटेड मीन्स ऑफ फाइनेंस, की जितना भी स्टेटेड मीन्स ऑफ फाइनेंस है उसका 75% जो है वेरीफाइड मीन्स से फर्म को अरेंजमेंट करनी पड़ेगी उस फाइनेंस की। और छठी कंडीशन है अमाउंट ऑफ जनरल कॉर्पोरेट पर्पस की, जो जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस के लिए जो भी अमाउंट आप खर्च करोगे, जो अपने अपने ऑब्जेक्ट के अंदर मेंशन कर रखा है ड्राफ्ट ऑफ डॉक्यूमेंट के अंदर, वो कितना नहीं होना चाहिए, 25% से एक्सीड नहीं करना चाहिए। जितना भी आप अमाउंट रेज कर रहे हो, 100 करोड़ कर रहे हो तो 25 करोड़ से ज़्यादा आप जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस के लिए खर्च नहीं कर सकते। ये आपका आईपीओ के अंदर भी होता है। तो ये आपकी जनरल कंडीशन होगी फॉर आईपीओ। इसके बाद इशू ऑफ वारंट्स आते हैं रेगुलेशन 13 के अंदर, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। यहाँ पे हमने रेगुलेशन 102, 103 और 104 किया है, जो कि एफपीओ के बारे में बताता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर फर्दर पब्लिक ऑफर। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।